हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग विश्व मानचित्र पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग महाद्वीपों का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमने शुरू किया था एशिया महाद्वीप, जो कि ये छठा महाद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो एशिया महाद्वीप जो है, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इसके द्वीपीय देशों को, पूर्वी द्वीप समूहों को समझा था, खाड़ियों को समझा था, और जो इसके अंतर्गत मध्य एशियाई जो देश थे उसको समझा था, और दक्षिण पूर्वी देशों को समझा था। तो आज हम लोग इस एशिया महाद्वीप के बारे में एशिया के कुछ प्रमुख नदियों को समझेंगे और यहाँ के कुछ पर्वतों को समझेंगे, पठारों को समझेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है एशिया, और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जो एशिया महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको फिजिकली रूप से यूराल पर्वत, यूराल नदी और ये कैस्पियन सागर और काला सागर, इन बाउंड्रीज के द्वारा इनको अलग किया जाता है। तो जो एशिया का भाग है वो अधिकतर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अधिकांश भाग, जो मुख्य एशिया का भाग है, वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है इंडोनेशिया से होकर के। तो सिर्फ इंडोनेशिया का द्वीप और एक यहाँ पे आता है मालदीव, यही दो जो देश हैं वो यानी कि भूमध्य सागर पर स्थित है। बाकी जो मुख्य भूमि है एशिया महाद्वीप का वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो वहाँ पे अब इस चैनल पे अपलोड है, आप जा करके उसे देख सकते हैं, और वो वीडियो देखने के बाद ही आप पार्ट 3 को देखें तो आपकी समझ बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तर में यहाँ पे एक पर्वतीय गांठ है। पर्वतीय गांठ क्या होता है? जिस स्थान से चारों दिशाओं में पर्वतों का विस्तार यानी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है, या पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वो जाकर के जिस स्थान पर मिलती हैं वहाँ पे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जिसका नाम है पामीर का गांठ, यानी कि पामीर ग्रंथि या पामीर की गांठ कहते हैं, जो कि एशिया में स्थित है। और इस पामीर की गांठ से दोस्तों जो पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं वो देखिए, इसके दक्षिण से यहाँ से हिमालय निकलता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसके उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तर पूर्व है, उत्तर और पूरब, उत्तर पूर्व की ओर तियन शान निकलता है, और हिमालय के उत्तर में यहाँ पे काराकोरम श्रेणी निकलती है, और इसी में आगे बढ़कर के कैलाश रेंज और यहाँ पे कुनलुन रेंज, यानी कि इसी पर्वतीय गांठ से निकलते हैं। ये पूरब की ओर, दक्षिण पूरब की ओर हिमालय निकलता है, पूरब की ओर काराकोरम, कैलाश रेंज और कुनलुन श्रेणी निकलती है, और उत्तर पूर्व की ओर तियन शान निकलता है। इसी में इधर पाकिस्तान में, पश्चिम में पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत और हिंदुकुश पर्वत निकलता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इस पर्वतीय गांठ से अनेक दिशाओं में पर्वतों का श्रृंखला जो है निकल रहा है, या फिर पर्वतों की श्रृंखलाएं जो है इसी गांठ पर आकर के मिल रही है, इसलिए इसे पामीर की गांठ कहते हैं। तो ये हुआ पामीर की गांठ। और जो उत्तर पूर्व की ओर जो पर्वत श्रृंखला जो निकलती है इसे तियन शान कहते हैं, और यहाँ पे काराकोरम रेंज निकलता है, और काराकोरम रेंज के उत्तर में कुनलुन रेंज है। तो कुनलुन और तियन शान के बीच में यहाँ पे एक बेसिन पाया जाता है। बेसिन क्या है? एक थालेनुमा आकृति है जो सामान्य भूमि जो है उससे नीचा होता है। तो बेसिन, यहाँ पे उस बेसिन का नाम है तारिम बेसिन। तो तारिम बेसिन कहाँ पे है दोस्तों? ये चाइना में पड़ता है, क्योंकि भारत के उत्तर और पूरब में यहाँ पे चाइना पड़ता है, चाइना का विस्तार है। और तो इस तारिम बेसिन के पास ही यहाँ पे एक मरुस्थल पड़ता है, उस मरुस्थल का नाम है तकला मकान। मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ।
तकलामकान मरुस्थल है इस जगह पे। तारिम बेसिन के पश्चिम में तकलामकान है जो कि चाइना में पड़ता है। तकलामकान मरुस्थल चाइना में पड़ता है और ये एक शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल यानी कि ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल और एक उष्ण मरुस्थल। तो उष्ण मरुस्थलों का विस्तार जो है भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होता है, जबकि शीत मरुस्थल का विस्तार जो है कर्क रेखा से और मकर रेखा से उत्तर और दक्षिण में होता है। तो यहाँ पे है तारिम बेसिन और यहीं पे तकलामकान डिजर्ट है जो कि शीत मरुस्थल है। दोस्तों जैसा मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ आप मानचित्र भी आपके पास अगर एटलस है तो एटलस भी देखने का प्रयास करें। साथ साथ आप एटलस देखते जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है तकलामकान डिजर्ट। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे पड़ता है मंगोलिया। यहाँ पे मंगोलिया पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे पड़ता है मंगोलिया। मंगोलिया और चीन के सीमा पर अल्ताई सेन, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है अल्ताई सेन, ठीक है दोस्तों। चीन और मंगोलिया की सीमा पे है अल्ताई सेन पर्वत श्रृंखला। और चीन और मंगोलिया के सीमा पर यहाँ पे एक गोबी का मरुस्थल पड़ता है, गोबी का मरुस्थल। कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न कि गोबी का मरुस्थल कहाँ है, तो ज़्यादातर मंगोलिया में लिखा होता है। अगर ऑप्शन में आता है मंगोलिया तो आप मंगोलिया करेंगे, और अगर ऑप्शन में आता है चीन और मंगोलिया तो आप चीन और मंगोलिया दोनों करेंगे। यानी कि अगर साथ साथ दिया होगा चीन और मंगोलिया तो उसे आप करेंगे, और अगर अलग अलग देता है तो आप मंगोलिया करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका अधिकतम विस्तार मंगोलिया में है, जबकि चीन और मंगोलिया के साथ ही गोबी का मरुस्थल सीमा साझा करता है। तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है, और मंगोलिया की राजधानी यहाँ पे, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो मंगोलिया की राजधानी का नाम आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ है मंगोलिया और गोबी का मरुस्थल, और गोबी का मरुस्थल भी एक शीत मरुस्थल है, ठीक है दोस्तों। ठंडा मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल भी। तो यहाँ पे है हिंदुकुश पर्वतमाला, यहाँ पे है सुलेमान, और यहाँ पे निकलता है हिमालय, यहाँ पे कैलाश रेंज, काराकोरम रेंज, कुनलुन रेंज और तिएन शान। तो इस पामीर की गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर सुलेमान, पश्चिम की ओर हिंदुकुश पर्वतमाला, और उत्तर पूर्व की ओर तिएन शान। तो इस तरह से इसे आप मानचित्र में देख करके, अपने एटलस में देख करके इसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे अल्ताई शान है और यहाँ पे गोबी का मरुस्थल है। एक और पर्वत श्रृंखला है जो कि रूस में पड़ता है, और ये जो यूराल पर्वतमाला है, यूराल के पूर्व में, और ये रसिया का क्षेत्र है, यानी कि रूस का क्षेत्र है। तो रूस का जो भूभाग है वो उत्तरी ध्रुव के पास पड़ता है। तो ये बीच में जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पामीर के गांठ से लेकर के इधर इस एरिया में जो उच्च भूमि है, इसे मध्य उच्च भूमि कहते हैं, मध्य पर्वतीय प्रदेश कहते हैं, मध्य एशिया का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। तो इसके उत्तर में जो मैदानी क्षेत्र है, मुख्यतः रूस का क्षेत्र, इसे साइबेरिया कहते हैं। यूराल के पूर्व में यहाँ पे साइबेरिया का मैदान का विस्तार है, और इस साइबेरिया के मैदान के पूर्व में जाने पे यहाँ पे कुछ पठारी क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ पे एक जो है इस क्षेत्र में एक उच्च भूमि मिलती है, जो एक पर्वतमाला भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला की तरह दिखाई देता है। तो बर्खोयांस्क नाम है इसका, यानी कि रूस के उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पे एक पर्वत
है उसका नाम है बर्खोयांश। बर्खोयांश और ये एशिया का, उत्तरी एशिया का सबसे ठंडा क्षेत्र है बर्खोयांश, क्योंकि ठंडी के दिनों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान नीचे रहता है। बर्खोयांश सबसे ठंडा क्षेत्र है बर्खोयांश, जो कि रूस में पड़ता है। क्या होता है दोस्तों कि जैसा कि हमने बताया था कि गर्मी के दिनों में जो स्थल भाग है वो जल्द गर्म हो जाता है और जलीय भाग देर से गर्म होता है, और ठंडी के दिन में स्थल भाग जल्दी ठंडा हो जाता है और जल देर से ठंडा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब गर्मी के दिन में यह स्थल भाग गर्म हो जाता है और स्थल भाग की तुलना में जो जलीय भाग है वो ठंडा रहता है। ठीक इसके विपरीत ठंडी के दिनों में यह स्थलीय भाग ठंडा जल्दी हो जाता है और जो जलीय क्षेत्र है वो इसकी तुलना में गर्म रहता है। तो जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग इन सब बातों का चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है, यानी कि जहाँ तापमान कम होगा वहाँ हाई प्रेशर बेल्ट, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। तो इसे हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है ठंडी के दिनों में, और यहाँ से नीचे की तरफ चीन के तरफ पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं, जो कि उत्तरी ध्रुव से आई हुई हवा के साथ मिल करके काफ़ी ठंडी होती है और इन क्षेत्रों में काफ़ी तापमान नीचे गिर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो यहाँ के जलवायु की बात हुआ, थोड़ा बहुत हमने चर्चा किया। फिलहाल हम लोग देखते हैं अब एशिया के जो है प्रमुख नदियों के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ, यानी कि उत्तरी सागर में, आर्कटिक सागर में, उत्तरी सागर नहीं, आर्कटिक सागर में जो मुख्य रूप से ये 3 नदियां हैं जो रूस की नदियां हैं, ये ओब, येनिसी और लीना। मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, ओब, येनिसी और लीना। सबसे पश्चिम में ओब, फिर येनिसी, फिर लीना। ये 3 नदियां हैं जो उत्तरी ध्रुव की तरफ अपना जल गिराती है। तो ये रूस की नदियां हैं। उसके बाद दोस्तों की बात करें तो इस जो मंगोलिया है, मंगोलिया से एक नदी निकलती है, इसका नाम है आमूर नदी। मंगोलिया से निकलती है और यहाँ पे ये तो मंगोलिया हुआ, और इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसे सीमा बना दिया गया है रूस का और नीचे चीन का। रूस और चीन के बाउंड्री पे ये नदी बहती है, आमूर नदी, और यह है ओखोस्टक सागर। तो आमूर नदी मंगोलिया से निकल करके और रूस तथा चीन के सीमा के साथ बहती हुई ओखोस्टक सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आमूर नदी है। ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि रूस और चीन के बीच जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है, तो ये आमूर नदी है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखें तो ये चीन की कुछ प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पे पड़ता है तिब्बत का पठार, जो ये कुनलुन श्रेणी है और हिमालय श्रेणी है, बीच में काराकोरम श्रेणी है। इनके मध्य जो उच्च भाग है, यानी कि उत्तर में पर्वत, दक्षिण में पर्वत, और बीच का भाग उठा हुआ है, यानी कि इसका कुछ विन्यास इस प्रकार का होता है, जैसे ये हुआ पर्वत और ये हुआ पर्वत, बीच का भाग थोड़ा सा इस तरह का उबड़ खाबड़ उठा हुआ होता है, यानी कि पर्वतीय भाग से थोड़ा नीचा होता है, लेकिन ये भी टेबल की तरह उठा हुआ होता है। तो ये क्या है, पठार। इसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं, यानी कि 2 पर्वतों के बीच का जो पठार है इसे अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं। तो तिब्बत का जो पठार है 2 पर्वतों के बीच मध्य में स्थित है। तो ये तिब्बत का पठार है और ये बहुत बड़ा पठार है और इसकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर है औसत ऊंचाई इस तिब्बत पठार की। आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी 6000 मीटर, यानी कि 6 किलोमीटर ऊंचाई।
तिब्बत की पठार की। इसे विश्व का छत कहते हैं तिब्बत की पठार को। ये भी जीके का प्रश्न है, वो क्या बोलते हैं, भूगोल के अंतर्गत आने वाला जीके का प्रश्न है कि विश्व का छत किसे कहते हैं, तो तिब्बत के पठार को विश्व का छत कहते हैं। तो वो यही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तिब्बत के पठार से अनेक नदियाँ निकलती हैं, क्योंकि तिब्बत का पठार उठा हुआ है, तो इससे जो नदियाँ निकलती है, तिब्बत के पठार से पूर्व की तरफ जो नदी निकलती है उसमें है, यहाँ पे एक हुआंगहो नदी है जो चीन की नदी है, और यहाँ पे है पीला सागर। पीला सागर है, तो हुआंगहो नदी अपना जल पीला सागर में गिराती है, और हुआंगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये लोयस के मैदान से होकर के जाती है, और लोयस का मैदान कैसा है, पीला। तो इसका जल भी पीला हो जाता है, और इसके जल से यहाँ का जो प्रशांत महासागर का जो ये जल अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ये जल भी पीला हो गया है, इसलिए इसे पीला सागर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआंगहो नदी है, पीली नदी कहते हैं, और ये पीला सागर में अपना जल गिराती है। दूसरी चीन की एक प्रमुख नदी है यांगसिकियांग। यांगसिकियांग नदी है, और ये पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है यहाँ पे। तो ये जो यांगसिकियांग नदी है, ये पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका में है, यानी कि मिस्र में है, अफ्रीका के मिस्र देश में है। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसिकियांग नदी है, जो कि चीन में है। इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसके बाद आप देख सक रहे हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ प्रमुख तीन नदियां हैं। एक मेकोंग नदी है, ठीक है दोस्तों, जो वियतनाम के पास अपना सीमा बनाती है, और एक साल्विन नदी है, और एक इरावती नदी है। तो म्यांमार की प्रमुख नदी इरावती है, उसके बाद ये साल्विन नदी है और मेकोंग नदी है। ये तीनों नदियाँ जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, और दक्षिण पूरब की ओर बहते हुए अपना जल, ये अंडमान सी में इरावती नदी अपना जल गिराती है, और जो है साल्विन नदी भी अंडमान सागर में ही अपना जल गिराती है, जबकि यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर में मेकोंग नदी अपना जल गिराती है। यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर। तो ये हुआ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की तीन प्रमुख नदियाँ। ये दो नदियाँ हुई यांगसी और हुआंगहो चीन की नदी। आमूर नदी है, एक प्रमुख नदी है आमूर नदी, जो रूस और चीन की सीमा से होकर बहती है। और उत्तर में ये तीन नदियाँ हैं, ओब, यनिसी और लीना। तो ये है एशिया महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदी, कुछ प्रमुख पर्वत और पठार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने बताया था ये अरब सागर है, और यहाँ पे बाल्कस झील है, बाल्कस झील, जो कि कजाकिस्तान में है। यहाँ पे है बैकाल झील, इसकी हमने पहले भी चर्चा की है। तो बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, बैकाल झील है। यहाँ पे है बैकाल झील। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एशिया महाद्वीप के बारे में, जो कि ये तीसरा पार्ट है। एक हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इस अरब प्रायद्वीप में कुछ छोटे छोटे देश बसे हुए हैं, ये अरब का प्रायद्वीप है। तो इनका हम बड़े स्केल पे ला करके इन देशों की सीमाओं को और इनसे संबंधित जो फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमने जो देखा एशिया महाद्वीप के बारे में, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, आप मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।